नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली लोकप्रिय लेखिका पुष्पा सक्सेना जी की कहानी अप्राप्य। तो आइए सुनते हैं कहानी। अरविंद के निश्चेष्ट शरीर को स्तब्ध ताकती दीपा को देख मीता का मन करुणा से भर आया था। जी चाह रहा था किसी तरह वह अरविंद को झकझोर कर जगा पाती, उससे पूछ सकती, अपने हुक्म की गुलाम इस दीपा को किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? क्या करेगी ये लड़की? हर पल तुम्हारे जा बेजा हुक्म बजाते रहने की बुरी आदत पाल ली थी इसने। कैसे झेल सकेगी सन्नाटे की इस आवाज को? अम्मा जी बड़े गर्व से कहा करती, हमारी दीपा ने तो अरविंद की इच्छा अनिच्छा ओढ़ रखी है। ये बहू तो हमारे खानदान की नाक है। बात पूरी करती अम्मा जी मीता की ओर व्यंग्यपूर्ण दृष्टि डाल पान की पीक पच्च से थूक देती थी। माँ की जिद के कारण घर के छोटे बेटे अरविंद को बड़े भाई आलोक के विवाह से पहले परिणय सूत्र में बंध जाना पड़ा था। इसीलिए रिश्ते में देवरानी होते हुए भी दीपा ने मीता के स्थान पर पहले ही बड़ी बहू के दायित्व ग्रहण कर लिए थे। आलोक मीता से विवाह करने की जिद पर अड़ गए थे। मीता ने अपने शोध कार्य को पूरा करने के बाद ही विवाह की स्वीकृति दी थी। बड़े बेटे के लिए अम्मा जी ने बड़े चाव से दीपा का चयन किया था। पुत्र पर अपने अधिकार के बल पर ही उन्होंने बात भी पक्की कर डाली थी। बेटे की ना पर मां का मातृत्व आहत होना स्वाभाविक ही था। अपने बड़े बेटे की जिद से मां पूर्णतः परिचित थी। अंततः छोटे बेटे अरविंद पर ही उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया था। दीपा से अपने विवाह की बात सुनते ही अरविंद झुंझला उठा था। उस लड़की से मैं ब्याह करूंगा? उसमें क्या देखा है तुमने मां? क्यों, क्या कमी है लड़की में? ऐसा उजला रंग भला कायस्थों में देखा है? 4 दिन की धूप में जलकर खाक हो जाएगा। ठीक है, यही दिन देखने के लिए तो मैं जिंदा बैठी हूं। भाग्यवान थे तेरे पिता जो पहले ही चले गए। मां ने आंचल आंखों से लगा लिया था। अरविंद परेशान हो उठा। भला ये भी कोई बात हुई? बड़े भैया शादी नहीं करेंगे तो बलि का बकरा मुझे बनाया जाएगा। कौन कहता है तू बलि चढ़ेगा? एक बार दीपा को देख तो ले बिंदु, ना नहीं कह सकेगा। आंचल आंखों से हटा। माँ बेटे के प्रति उत्साहित हो उठी थी। पर माँ, मैंने अपने लिए एक लड़की देख रखी है। झिझकते हुए अरविंद अचानक कह गया था। क्या, तूने भी लड़की देख ली? इतना साहस बड़े भाई को देखकर ही हुआ है। ठीक है, दोनों भाइयों ने जब मनमानी करने की ठान ली है तो अपने मन की करो, पर मुझे कल ही बद्रीनाथ की गाड़ी में चढ़ा दे बिंदु। अब इस घर से मेरा दाना पानी उठ गया है रे। अम्मा जी फिर सिसक उठी थी। ये कैसी बात करती हो अम्मा? तुम्हारा आशीर्वाद लेकर ही वह इस घर में आएगी। लाडले पुत्र अरविंद ने माँ की मनुहार की थी। कौन है वह रूपमती? जरा हम भी तो सुने। अम्मा के स्वर में व्यंग छलक आया था। वो मास्टर जी की लड़की इंदिरा अम्मा, अरविंद ने धीमे से बताया था। क्या, वो कलूटी? अरे बिंदु, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया है? घर की महरी की लड़की भी उससे उजली होगी। दीपा के तो पांव की धोवन भी नहीं है मास्टर जी की छोकरी। अम्मा के नयन आश्चर्य में कपाल पर चढ़ गए थे। पर अम्मा, मुझे तो वो सांवला रंग ही पसंद है, कॉफी कलर। तुम तो जानती हो मुझे दूध से कॉफी ज्यादा पसंद है अम्मा। अरविंद ने निरर्थक परिहास करना चाहा था। भाड़ में जाए तेरी कॉफी। कान खोल के सुन ले बिंदु, वो मास्टर की छोरी अगर इस घर में आई तो मैं बद्रीनाथ धाम में जा बसूंगी, समझा? माँ ने अपना दो टूक निर्णय सुना दिया था। ठीक है माँ, वह नहीं आएगी, पर मैं भी तुम्हारी चुनी लड़की से शादी नहीं करूंगा। अरविंद भी अड़ गया था। अम्मा जी ने उसी दिन से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। बड़ा पुत्र आलोक बाहर नौकरी पर रहता था, अतः अम्मा जी का लाड़ प्यार और जोर जबरदस्ती छोटे अरविंद को ही झेलनी पड़ती थी। 2 दिन बाद ही अरविंद ने हथियार डाल दिए थे। ठीक है अम्मा, जो तुम्हारी इच्छा हो करो, पर बाद में अच्छे बुरे के लिए मुझे दोष न देना।
अरे एक बार दीपा को देख लेगा सब कुछ भूल जाएगा। तो मैं तैयारी करूं? अम्मा अत्यधिक उत्साहित हो उठी थी। पर अम्मा, बड़े भैया के पहले मेरा विवाह कैसे होगा? अरविंद मानो ये विवाह टालना चाहता था। तेरे बड़े भैया की तो बातें ही निराली हैं बिंदु। वो तो शादी के पहले ही जोरू का गुलाम बन गया है। उसकी शादी तभी होगी जब उसकी श्रीमती जी का ऑर्डर होगा। इधर दीपा से छोटी 2 बहनें और हैं, उनकी भी तो शादी की जल्दी है। जब तक बड़ी बेटी ससुराल नहीं जाती, छोटी का ब्याह कैसे होगा बिंदु? अम्मा जी की दलीलों ने अरविंद को परास्त कर दिया था। माँ के प्यार का मोल तो चुकाना ही था। आनन फानन अम्मा जी ने तैयारी कर डाली है। मनचाही बहू लाने के उत्साह में विवाह के समय अरविंद के कुम्हलाए मुख पर उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ी। बड़े भाई आलोक का मुख गंभीर हो उठा था। तूने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया बिंदु? मैं माँ को समझा लेता। विवाह जीवन भर का प्रश्न है। यूं जबरन क्या संबंध किए जाते हैं? मेरी यही नियति थी भैया। अरविंद के इस उत्तर पर आलोक व्यथित हो उठे थे। अपने कारण भाई के उस त्याग के प्रति वे अपने को दोषी ठहराकर भी विवश थे। दीपा का मुख देख आलोक ने शांति की सांस ली थी। सचमुच अम्मा का चयन गलत नहीं था। दीपा के उजले चेहरे पर शांति और सौम्यता का अद्भुत समन्वय था। अम्मा के अतिशय लाड़ दुलार ने अरविंद को जहां कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा दिया था, वहीं घर की बड़ी बेटी होने के नाते दीपा में अपार सहन शक्ति और धैर्य था। विवाह के बाद नौकरी पर वापस जाते आलोक ने पांव छूती दीपा को हृदय से आशीर्वाद दिया था। सदा सुखी रहो और देखो, अम्मा के इस लाडले पर अपना अंकुश बनाए रखना, वरना ये बेहात हो जाएगा। आलोक को अम्मा के पत्रों से घर की सूचना मिलती रहती थी। दीपा ने घर का सारा काम संभाल लिया है। घर की मर्यादा का उसे पूरा ध्यान रहता है। बड़े छोटों के प्रति व्यवहार में वह कहीं चूक नहीं करती। अब आलोक को भी जल्दी विवाह कर लेना चाहिए, वरना छोटी बहू घर की बड़ी बहू ना बन जाएगी। आलोक ने अरविंद को भी पत्र लिखे थे। उसके संक्षिप्त उत्तरों में वह दीपा के प्रति उन्हीं प्रशंसा के शब्दों को खोजता था जो अम्मा के पत्रों की हर पंक्ति में उभरते आते थे। दीपा के प्रति अरविंद का नितांत मौन आलोक की चिंता का विषय था। अंततः मीता का शोध कार्य पूर्ण हुआ और जल्दी ही आलोक और मीता परिणय सूत्र में बंध गए थे। दोनों के कुछ गिने चुने आत्मीय और मित्र भरी विवाह में आमंत्रित किए गए थे। सादे से विवाह समारोह के बाद मीता ने जब घर में प्रवेश किया तो अम्मा के मुख पर वो उत्साह नहीं मिला जो दीपा के बहू बनकर घर में आते समय परिलक्षित था। आरती की थाली लिए खड़ी महरी को देख आलोक चौंक गया था, पर तभी अम्मा ने स्थिति स्पष्ट की थी। भैया, तुमने नई फैशन का विवाह किया है, सो बता दो, आरती उतारूं या नहीं? कहीं तुम्हारी बहू हमें पुराने फैशन की ना बता दें। अम्मा जी, हमें तो आपका आशीर्वाद भर चाहिए। आपकी जो इच्छा हो हमें मान्य होगी। मीठी आवाज में अम्मा को निरुत्तर कर मीता उनके पांव पर झुक गई थी। दीपा ने अत्यंत आदर से मीता के पांव छूने चाहे थे, पर बीच में ही स्नेह से उठा मीता ने उसे अपने वक्ष से सटा लिया था। तुम्हें मीता दीदी कहूँ? ठीक रहेगा ना? उत्सुकता से दीपा ने पूछा था। ओह, बस मीता चलेगा, हल्की मुस्कान के साथ मीता ने उत्तर दिया था। पर रिश्ते में तुम मेरी जिठानी हो, फिर भला मैं नाम कैसे लूंगी? इस घर में पहले तुम आई हो, इस नाते मुझसे बड़ी हुई ना। मीता ने दीपा की समस्या का समाधान खोजना चाहा था। उम्र, शिक्षा, योग्यता सब में तुम मुझसे आगे हो, फिर मेरी कोई बड़ी बहन भी नहीं। इसलिए अगर तुम्हें दीदी कहूँ तो तुम्हें बुरा लगेगा दीदी? छी पगली, तू प्यार से मुझे चाहे कुछ भी पुकारे, मुझे स्वीकार है, पर रिश्ता हम दोनों का सच्चे मित्रों का होगा। बोलो, है स्वीकार? मीता की फैली हथेली पर विश्वास के साथ दीपा ने अपना हाथ धर दिया था। 2-4 ही दिनों में दीपा की स्थिति देख मीता विस्मित हो उठी थी। हर पल अरविंद का कोई ना कोई आदेश दीपा को मिलता रहता था। एक और आगतों को चाय नाश्ता पकड़ाती
तो दूसरी ओर अरविंद के लिए कपड़े निकाल कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करती। उतनी सी देर में अरविंद का कोई नया हुक्म जारी हो जाता। कभी कभी तो आदेशों की हद हो जाती। रात के 2-3 बजे तक दीपा जिस तरह घर के हर प्राणी के हुक्म बजाती, मीता की कल्पना से परे था। सुबह 5 बजे नल आता था। पानी भरने के दायित्व से लेकर घर के हर छोटे बड़े कामों की दीपा की ही जिम्मेदारी थी। ननदों और उनके बच्चों की हर फरमाइश पूरी करती दीपा के चेहरे पर जरा सी शिकन तक नहीं आती थी। तो रात में कभी 2 घंटे भी चैन से सो पाती है दीपा? मीता का प्रश्न स्वाभाविक था। अब तो आदत हो गई है दीदी, क्लांत भाव से उसने उत्तर दिया था। क्या बात है दीपा, अभी तेरे विवाह को 2 वर्ष ही हुए हैं, पर तू इस तरह मुरझा सी गई है। बेबी की भी तू ठीक से परवाह नहीं करती। मीता देखती कि दीपा अपनी 5 माह की बच्ची के रोने पर भी अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी। घर का ही कोई प्राणी उसे उठाकर जब दीपा को थमा दे तो ठीक, वरना वह तो काम में व्यस्त चक्कर घिन्नी सी पूरे घर में चक्कर काटती थी। अम्मा जी तो उसे देख ही लेती हैं, मुझे सबको देखना होता है ना दीदी। ऐसी भी क्या बात है, तू सबको बिगाड़ रही है। जरा अपना भी ध्यान रख दीपा, देख कैसा मुंह निकल आया है। मीता के स्नेहपूर्ण शब्दों पर उसके नयन छलछला आए थे। आलोक और मीता के जाते समय दीपा के नयन भर आए थे। कुछ दिन और रह जाती दीदी, उदास मुख से दीपा ने कहा था, ताकि तेरी परेशानियां और बढ़ जाती। मीता ने परिहास किया था। तुम्हारे रहने से मुझे जो आत्मिक बल मिलता है तुम समझ नहीं सकोगी दीदी। अरे अब तेरा बल अरविंद है, हम नहीं। मीता की इस बात पर दीपा मौन रह गई थी। अचानक अरविंद की गंभीर बीमारी की सूचना पा मीता और आलोक घर आए थे। अजीब बीमारी थी। अरविंद का पूरा शरीर सूज गया था। आलोक घबरा उठे थे। किस डॉक्टर को दिखाया है अम्मा? डॉक्टर दास देख गए हैं, पर उनका कहना है बड़े अस्पताल में पूरी जांच कराना ठीक है। अम्मा ने उदास स्वर में जवाब दिया था। फिर देरी किस बात की है, आज ही अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। आलोक ने व्यग्रता स्पष्ट की थी। मैं अस्पताल में भर्ती नहीं होऊंगा भैया, प्रयासपूर्वक आंखें खोल अरविंद ने कहा था। हर बात में जिद करना ठीक नहीं है बिंदु, डॉक्टर की राय सभी मानते हैं। मुझे पहले खबर क्यों नहीं दी अम्मा? आलोक ने शिकायत की थी। मैं क्या खबर देती, उस दिन ऑफिस में चक्कर खाकर गिर गया। लाख मना किया घर में आराम कर, पर दूसरे दिन भी ऑफिस चला गया। नतीजा सामने है। अम्मा का रोष स्वाभाविक था। अरविंद की गंभीर बीमारी में भी दीपा को सहज भाव से काम निपटाते देख मीता चकित हो उठी थी। मीता और आलोक के सामने चाय और बिस्किट रख दीपा जैसे ही मुड़ी, अरविंद का तेज स्वर दीपा को चौंका गया था। कब से सैंडविच मांग रहा हूं, कब दोगी? जब मैं खत्म हो जाऊंगा। दीपा ने पलटकर एक पल अरविंद को देखा भर था, फिर शांत भाव से बाहर चली गई थी। उसके बाहर जाते ही आलोक ने मीठे स्वर में अरविंद को झिड़का था। छी, भला इस तरह नाराज होते हैं? बेचारी दिन रात पिसती रहती है, उसको भी तो इस समय शांति और सांत्वना चाहिए। मुझे किसी की शांति से मतलब नहीं है भैया। ऑफिस में जब बेहोशी टूटी तो लगा अम्मा को देख लूं। वे लोग जबरन अस्पताल ले जाना चाह रहे थे, पर मैं घर आ गया। अम्मा को देखे बिना मैं प्राण भी तो नहीं त्याग सकता। अरविंद का वाक्य समाप्त होने के साथ ही दीपा ने सैंडविच की प्लेट सामने रख दी थी। निश्चय ही अरविंद की बात दीपा ने स्पष्ट सुनी थी। मीता उसके चेहरे की ओर दृष्टि उठाने का साहस भी न कर सकी थी। रात के एकांत में अकेली दीपा को छत पर जाते देख मीता उसके पास जा खड़ी हुई थी। कैसी है दीपा? स्नेह विगलित स्वर में मीता ने प्रश्न किया था। उत्तर में दीपा टूटकर मीता के वक्ष से जा लगी थी। सिसकियों का बांध टूटने में ही नहीं आ रहा था। क्यों व्यर्थ ही परेशान हो रही है दीपा? अरविंद जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आलोक के सामने उसकी जिद नहीं चलेगी। स्नेह से दीपा के केश सहलाती मीता का मन भर आया था। दीदी, अभी जो वह कह रहे थे तुमने ठीक सुना था ना?
कौन सी बात दीपा? मीता ने जानकर भी अनजान बनना चाहा था। तुम ही बताओ ना दीदी, मैं इस घर में क्या स्थान रखती हूँ? किस पर अधिकार है मेरा? दीपा के स्वर की विकलता मीता को छू गई थी। इस घर की सबसे प्यारी बहू है तू। सच कहूं तो तू बड़ी बहू है। तेरे सामने तो मैं अपने को बहुत छोटा पाती हूँ दीपा। सिर्फ घर की बहू न दीदी, पर जिसके नाते ये संबोधन मिला है उसकी दृष्टि में मैं क्या हूं दीदी? दीपा के नैनों में न जाने कौन सी आग जल उठी थी। तू अरविंद की पत्नी नहीं, उसकी प्रेरणा है दीपा। तभी तो उस दिन ऑफिस में बेहोशी टूटने पर उन्होंने सिर्फ अम्मा जी को देख पाने की कामना की थी ना दीदी? अरे वह तो उसका बचपना है दीपा। अम्मा जी का अपने इस छोटे पुत्र पर जरा ज्यादा लाड है ना, सो वह उनके इस स्नेह के प्रति अपना आभार जताना चाहता है। मीता ने बात संभालनी चाहिए थी। वह जानती थी दीपा के हृदय में अरविंद की उस बात ने कितना आघात पहुंचाया था। प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता, पर जिसके लिए सब कुछ अर्पित कर दिया उसके दो मीठे शब्दों पर भी अधिकार नहीं। तू बेकार की बातें सोचती है दीपा। अरविंद तुझे बहुत ज्यादा प्यार नहीं दीदी, इसके आगे और कुछ मत कहना। अम्मा जी की गलती का दंड मुझे भरना पड़ेगा, ये तो अन्याय हुआ ना। अम्मा जी की गलती? उन्होंने किसी और से विवाह करना चाहा था। अगर उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो सकी तो क्या इसके लिए अकेली मैं जिम्मेवार हूं दीदी? अरे वो बात तो अरविंद कब का भूल चुका होगा दीपा। तुझ जैसी पत्नी पाकर कोई भी धन्य होगा। अम्मा जी तो तेरे गुण गाते नहीं थकती। सिर्फ अम्मा जी की बहू बनकर क्या जिया जा सकता है दीदी? दीपा ने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि मीता के मुख पर निबद्ध कर दी थी। याद आया मीता को, पिछली बार ननदों के सामने अम्मा जी अरविंद के गुणगान करती किस कदर गदगद थी। अरे बेला, इस अरविंद को तो देख, इतनी साड़ियां पड़ी हैं मेरे पास, पर जब भी कहीं जाता है दो चार उठा लाता है। मैंने 1000 बार कहा तो अब मेरा ध्यान छोड़, दीपा के लिए साड़ी वाड़ी लाया कर। मेरी बात सुनते ही बोला, मैं तुम्हें लाता हूं, उसे जो देना है तुम ला कर दो। अम्मा जी के मुख पर ढेर सा वात्सल्य का गर्व छलक आया था। बड़ी ननंद रजनी ने अम्मा की हाँ में हाँ मिलाई थी। सच, हमने तो कभी नहीं सोचा था ये अरविंद इतना बदल जाएगा। कितना शैतान हुआ करता था बचपन में, अब तो सारे घर की जिम्मेवारी संभाल ली है इसने। अम्मा को तो पलंग से पांव नीचे नहीं धरने देते अरविंद भैया। असली राज तो अम्मा छोटे बेटे के कारण कर रही हैं। छोटी ननंद बेला ने अप्रत्यक्ष रूप से बड़े भाई की अकर्मण्यता पर छींटा डाला था। उन सब तारीफों में दीपा कहाँ थी? क्या खास किया है उसने? सबकी खातिरदारी में गर्मियों में रसोई घर में तपती दीपा घर के हर व्यक्ति के आदेश पर बस दौड़ती ही तो रहती थी। अरविंद तो जैसे सबको ये दिखाकर निहायत संतोष पाता कि देखो, परिवारजनों के लिए उसने अपनी पत्नी समर्पित कर दी है। हर छुट्टी में घर के सारे सदस्य इकट्ठे होते, गप्पे मारी जाती, पर दीपा उनमें कब सम्मिलित होती थी? मीता ने कितनी बार अरविंद और दीपा को अपने घर पर आमंत्रित किया था, पर अरविंद हमेशा कोई ना कोई बहाना करके टाल जाया करता था। मीता को कभी अपराध बोध भी होता कि वह तो स्वतंत्र अकेला जीवन जी रही है, पर दीपा की तो उम्र कैद जैसी हो गई है। बोलो दीदी, तुम चुप क्यों हो गई? दीपा के प्रश्न ने मानो मीता को चैतन्य कर दिया था। उत्तर देने की दुविधा से आलोक ने उबार लिया था। अरे तुम लोग यहाँ खड़ी हो, वहां अम्मा अरविंद के लिए साबूदाना मांग रही हैं। आलोक की बात समाप्त होते न होते दीपा सीढ़ियां भागते हुए उतर गई थी। क्या बात है मीता, बहुत गंभीर दिख रही हो। क्या अम्मा ने कुछ कहा है? आलोक मीता का कितना ध्यान रखते हैं, और एक वो अरविंद है कि सुनो, इस बार जब अरविंद ठीक हो जाएं तो उन्हें जबरदस्ती दीपा के साथ अपने पास बुलाना है। ठीक है, क्या कोई खास बात? आलोक चिंतित हो उठे थे। यूं घर के कामों में पिसती दीपा को भी तो खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है ना।
ये बात तो ठीक कह रही हो। कभी लगता है अम्मा की अरविंद के प्रति ज्यादती का दंड दीपा भर रही है। आलोक गंभीर हो उठे थे। अरविंद के सभी आवश्यक परीक्षण हॉस्पिटल में करा चुकने के बाद जब रिपोर्ट आई तो आलोक गंभीर हो उठे थे। एकांत में अम्मा जी को बुलाकर कहा था, क्या अरविंद बहुत पीने लगा है अम्मा? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं, बस दोस्तों में कभी कभार हो ही जाती है। क्या दीपा ने शिकायत की है तुझसे? अम्मा सतर्क हो उठी थी। दीपा का नाम क्यों लिया अम्मा? असल में वह अरविंद से शराब को लेकर झगड़ती रहती है, इसीलिए। दीपा मना करती है फिर भी अरविंद पीता है अम्मा। तुमने नहीं रोका उसे? अरे अब मैं कहाँ तक इनके झंझटों में पड़ूं। आपस की बात है, ये दोनों जाने। और किसी बात के लिए तो तुमने इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ा, बस इसी बात के लिए उन्हें छोड़ दिया। आलोक का स्वर तिक्त हो उठा था। आखिर बात क्या है? तू बताता क्यों नहीं? अरविंद का लिवर बहुत बढ़ चुका है, ब्लड प्रेशर हाई रहता ही है। शराब तो उसके लिए जहर है अम्मा। हे भगवान, अब क्या होगा? अम्मा चिंतित हो उठी थी। अरविंद को परहेज करना होगा, शराब छुए तक नहीं, यही देखना है। तू उसे समझा, शायद तेरी बात मान जाए। कोशिश करूंगा। आलोक बस इतना भर कह बाहर चले गए थे। एक सप्ताह बाद आलोक और मीता को वापस जाना पड़ा था। पांव छूती दीपा के सिर पर हाथ धरते आलोक का मुख गहन गंभीर हो उठा था। घर पहुंचने के 10 दिन बाद दीपा का पत्र आया था। मेरी दीदी, आलोक भाई साहब ने जब इनकी गहन हालत के विषय में बताया, मैं बहुत चिंतित हो गई थी। पिछले 2 वर्षों में मेरे स्थान पर शायद इन्होंने शराब को ही अपना लिया था। हर बार मेरी मिन्नतें निरर्थक ही गईं। इस बार भी वही अंजाम निकला। इसीलिए मैंने इंदिरा जी का सहारा लिया। अम्मा जी जब रजनी दीदी के घर गई थी, मैंने इंदिरा जी को वस्तु स्थिति बता अनुरोध किया था कि वे इन्हें शराब न पीने दें। जानती हो दीदी, इंदिरा जी को मेरे साथ देख अरविंद का चेहरा फीका पड़ गया। जब इंदिरा ने शराब न पीने की बात कही, तब भी ये एकदम चुप रहे। उनसे बात करना तो दूर, हाँ ना भी नहीं कही। अपने मन का चोर बता दूं, मैं कमरे के बाहर खड़ी थी, रोम रोम कान बन गया था। इंदिरा ने पूछा था, खुश तो हो अरविंद? तो जानती हो क्या कहा इन्होंने? बूझ नहीं सकोगी दीदी। अरविंद ने कहा था, दीपा के सिवा मुझे झेल सकने वाली दूसरी लड़की बनी ही नहीं इंदिरा। बहुत सुखी हूं मैं उसे पाकर। सच दीदी, मुझे लगा मेरा तप सार्थक हो गया। रोम रोम उल्लसित हो गया। इंदिरा के जाने के बाद जब मैं कमरे में गई तो मीठे स्वर में उन्होंने कहा था, मेरे जीवन पर तुम्हारे सिवा और किसी का अधिकार नहीं है दीपा। ऐसी गलती फिर कभी मत करना। कोशिश करूंगा तुम्हारे योग्य बन सकूं। दीदी, ये खुशी मुझसे झेली नहीं जा रही। मेरा अप्राप्य मुझे मिल गया है। तुम्हारा आशीर्वाद मुझे फल गया। भाई साहब को चरण स्पर्श। तुम्हारी दीपा। पत्र समाप्त करते मीता के नयन भर आए थे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे वह यह शुभ सूचना आलोक को सुनाने लॉन में चली गई थी। बस 15 दिनों बाद ही तो वज्रपात हुआ था। टेलीफोन से अरविंद के अचानक एक्सीडेंट की सूचना पा जब तक वे पहुंचे, अरविंद सबसे नाता तोड़ चला गया था। दीपा के स्तब्ध चेहरे को देख सब सहानुभूति जता रहे थे। बेचारी की उम्र ही क्या है, कैसे कटेगी सारी जिंदगी। कल दीपा का जन्मदिन था, उसके लिए साड़ी खरीदने ही तो गया था। न जाने कब कौन स्कूटर को टक्कर मार गया, बेहोश पड़ा मिला था बेचारा। अरे दीपा को रुला रजनी बेटी, दुख उसके सीने में जम गया है, पत्थर हो गई है। साथ में नन्ही सी जान कैसे निपटेगी। अम्मा जी का रो रो के बुरा हाल था। आलोक के पहुंचते ही वे उसके कंधे पर सिर रखकर हाहाकार कर उठी थी। हाय मेरा लाल चला गया आलोक। भीगी आंखें पोंछ आलोक के सुदृढ़ हाथों ने अम्मा को सहारा देते समेट लिया था।
अम्मा जी को सहारा देने को आलोक का कंधा तो है, पर दीपा, वह किसके कंधे पर सिर रखकर रोएगी? अपनी जगह से उठ मीता ने स्तब्ध ताकती दीपा का सिर हौले से जैसे ही अपने कंधे पर रखा, दीपा का बांध टूट मीता की साड़ी भिगो गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।